हेलो एवरीवन, मेरा नाम है उत्कर्ष और मैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में एज अ पीओ काम करता हूँ। आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव का नोटिफिकेशन आ गया है। मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस पोस्ट किए हुए हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड हर एक वो चीज़ जो आपको जाननी चाहिए। और पिछले वीडियोस में जो क्वेश्चंस आप लोगों ने पूछे हैं उसके भी मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा। तो डायरेक्टली मैं आपको एक पीपीटी के थ्रू जल्दी से मैं एक पीपीटी के थ्रू आपको बताने जा रहा हूँ वो सारी चीज़ें जो कि आपको आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव 2024 के लिए जाननी चाहिए। तो देखिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। वर्क प्रोफाइल और प्रमोशन के बारे में, जो एडवर्टीजमेंट है उसको डिस्कस करेंगे, प्रिपरेशन के बारे में बताऊंगा, जॉइनिंग और कंपैरिजन विथ अदर बैंक्स। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको वर्क प्रोफाइल के बारे में बताता हूँ। वर्क प्रोफाइल बेसिकली क्लैरिकल का ही है, जिसमें कैश का काम हो सकता है और डेली ऑपरेशंस के काम हो सकते हैं। कैश का काम आपको पता ही है, उसके साथ में जो डेली रिक्वेस्ट आपके पास आती है, आरटीजीएस, एनईएफटी, मोबाइल नंबर एडिशन, ईमेल एडिशन एक्सेट्रा, जितनी भी कस्टमर डीलिंग की चीज़ें हैं उनका काम आपको दिया जा सकता है, वो आपको करना हो सकता है। क्रेडिट का भी कुछ काम करना पड़ सकता है, जैसे कि डॉक्यूमेंट बनाना या फिर कोई भी ऐसा छोटा रिलेटेड काम हो सकता है। अकाउंटेबिलिटी आपकी कम होगी क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा काम नहीं करना है, आपका काम कस्टमर सर्विस का ही है, वहाँ आपकी अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा होगी, बट काम करना पड़ सकता है। उसके बाद मैं प्रेशर के बारे में बताता हूँ। प्रेशर ऐसा है कि ऑब्वियसली डिपेंड करेगा कि कितना कस्टमर बेस आपका है, कितना रश है कस्टमर का, उस हिसाब से प्रेशर आपके ऊपर ज़्यादा भी पड़ सकता है, कम भी हो सकता है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, थोड़ा प्रेशर आपको सेल्स कराएगा क्योंकि एलआईसी आपको करनी होती है। प्रेशर में, सेल्स के प्रेशर में एलआईसी करना होता है हर एक स्टाफ को, तो उसमें आपको थोड़ा सा बोला जा सकता है काम करने को। और ऑब्वियसली जब कस्टमर सर्विस बढ़ने लगेगी तो ज़्यादातर काम आप पे दिया जाएगा और आपको करना ही पड़ेगा वो काम। तो कहीं ना कहीं प्रेशर तो है। अब वो प्रेशर टाइमिंग में भी आता है। अब मैं टाइमिंग का आपको बताता हूँ कि टाइमिंग आपका 10 से लेकर 6 का होना चाहिए, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है क्योंकि ज़्यादातर ब्रांचेस, क्योंकि वो थोड़ा सा प्राइवेट बैंक है, इस वजह से वहाँ पे जो सेल्स का टारगेट है या फिर कस्टमर सर्विस बेटर होती है ऑब्वियसली, उस वजह से आपका काम भी बढ़ेगा और टाइमिंग भी बढ़ेगी। अभी मेरा ऐसा केस है कि मेरा तो बहुत एक्सट्रीम केस था कि मेरा एवरेज टाइम ही 8 साढ़े 8 बजे का था रात में वापस आने का। मेरी जानकारी में कुछ लोग ऐसे थे जो 6 साढ़े 6 तक चले जाते थे। एक दो ब्रांचेस और थीं जिनमें 7 बजे तक का टाइम था। बट अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि क्लैरिकल टाइम जो आईबीपीएस के थ्रू पब्लिक सेक्टर बैंक्स में होता है, ज़्यादातर बैंक्स में जो कि 5 साढ़े 5 बजे काम कंप्लीट हो जाता है क्लैरिकल का, वैसा यहाँ बिल्कुल नहीं होने वाला, ये तो श्योर है। बहुत रेयरली ऐसी ब्रांचेज़ होंगी जहाँ पे 5:30 का टाइम होगा। मेरा तो टाइम बहुत ही ज़्यादा था। अभी इसके बाद मैं आपको सैलरी और प्रमोशन के बारे में बताता हूँ। तो सैलरी जैसा कि एडवर्टीजमेंट में 29,000 फॉर द फर्स्ट ईयर है और 31,000 फॉर द सेकेंड ईयर है। यही रहने वाली है पूरे के पूरे साल, उसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं होने वाला है। सैलरी के अलावा आपको कोई भी पर्क्स नहीं मिलते हैं, तो जो सैलरी आपको उसी में मैनेज करना है। रहने के लिए आरएफए या एचआरए में भी कुछ नहीं मिलता है, तो आपको सैलरी के साथ ही वो भी मैनेज करना है। प्रमोशन के बारे में ये है कि इस बार जो एडवर्टीजमेंट में 2 साल के बाद प्रमोशन दिखाया हुआ है इन्होंने, तो जैसा मैं जानता हूँ प्रमोशन ऐसा ही होता है कि आपका एक एग्ज़ाम होगा, सिंगल एग्ज़ाम, और एक इंटरव्यू होता है, उसके बेसिस पे आप प्रमोट हो जाते हो। एग्ज़ाम जो होता है वो बहुत ही ईजी होता है, बेसिकली आईबीपीएस क्लरिकल से भी ईजी होता है, और एक इंटरव्यू होता है। तो वर्क प्रोफाइल और प्रमोशन के बारे में इतना मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा भी कुछ हो तो आप कमेंट करिएगा। नेक्स्ट चीज़ है एडवर्टीजमेंट और प्रिपरेशन। अभी सबसे पहले चीज़ की एग्ज़ाम टाइप क्या है। एग्ज़ाम टाइप सिंगल एग्ज़ाम है जिसका पूरा डिटेल एडवर्टीजमेंट में अभी हम देखेंगे क्या क्या कितने मार्क्स का है। सिंगल एग्ज़ाम प्लस इंटरव्यू। पहले इंटरव्यू नहीं होता था, जब मैंने दिया था एग्ज़ाम तो इंटरव्यू नहीं था, इस बार से इंटरव्यू ऐड कर दिया गया है। सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं वो भी मैं एडवर्टीजमेंट में आपको दिखाता हूँ। मैं अभी आपको बताता हूँ मॉक टेस्ट के बारे में। तो मॉक टेस्ट के लिए तो मैंने हमेशा से बोला हुआ है कि एक इजी और एक हार्ड या मॉडरेट मॉक टेस्ट आपके पास होना चाहिए। बट जब मैंने दिया था तो टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट दिया था, वो काफ़ी अच्छा था, मुझे काफ़ी रिलेटेबल लगा जो एक्चुअल एग्ज़ाम आया हुआ था। तो मॉक टेस्ट तो आप एक टेक्स्ट बुक का ले ही लो या टेक्स्ट बुक का यूज़ करिए। उसके अलावा ऑलिव बोर्ड या प्रैक्टिस मॉक, जो भी आपको ठीक लगता है, कोई एक और भी आप चूज़ कर सकते हो। अभी डिटेल एडवर्टीजमेंट में आपको थोड़ा सा मैं एडवर्टीजमेंट जो है इसका उसमें दिखा देता हूँ मैं। तो ये जो एडवर्टीजमेंट रिलीज़ हुआ है ये आया है। इसमें सबसे पहली चीज़ वैकेंसीज़ के बारे में आप देख ही सकते हैं। जो एक और क्वेश्चन आ रहा था बार बार वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज के बारे में, तो यहाँ पे क्लियरली मिनिमम एज 20 और मैक्सिमम 25 दिया हुआ है। बट एट द सेम टाइम
अगर आप देखते हैं आगे तो रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है इसमें। तो जो रिलैक्सेशन है उसके हिसाब से आप अपने पर्टिकुलर कैटेगरी में रिलैक्सेशन ऐड करके एग्ज़ाम फिलअप कर सकते हैं। जैसे कि ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है, 3 इयर्स का रिलैक्सेशन, तो आप 28 तक की एज तक ये फॉर्म भर सकते हो अगर आपके पास सर्टिफिकेट है। अभी एग्ज़ाम पैटर्न और सब्जेक्ट्स के बारे में देखें तो रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स और जीए है। तो इसके जीए के लिए मैं आपको बताऊंगा कि अफेयर्स क्लाउड का वीकली वाला जो है वो अगर आप करते हो तो उससे काफ़ी कुछ आपका कवर हो जाएगा। बाकी आपके कोई भी सोर्स होगा तो इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं थोड़े डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं जो कि वन लाइनर्स होते हैं, तो आप इसको कर सकते हो। अगर ठीक ठाक प्रिपरेशन आपने करी हुई है तो जीए का भी सेक्शन आप अच्छा कर ले जाओगे। रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एग्जैक्टली आप वही प्रिपरेशन रखिए जो आप अभी बैंकिंग के लिए कर रहे हो, दूसरे एग्ज़ाम्स के लिए कर रहे हो, क्योंकि वो भी मेंस के हिसाब से थोड़ा सा इजी ही आता है, क्लैरिकल से इजी ही रहेगा फाइनल जो आपका पेपर आएगा। एक और चीज़ ध्यान देने वाली है कि जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो हर एक सेक्शन के बारे में भी बताया गया है और टोटल ही बताया गया है, और ये जो नेगेटिव मार्किंग है वो भी यहाँ पे लिखी हुई है, तो इसका भी ध्यान दीजिएगा। आप एक बार एडवर्टीजमेंट खोल के देख लेना। आप पर्सनल इंटरव्यू के बारे में भी इसमें ऐड किया हुआ है। तो अगेन पर्सनल इंटरव्यू के बारे में भी वही बोलूँगा, जो प्रिपरेशन आप बाकी एग्ज़ाम्स के लिए करते हो वही करिए। थोड़ा बहुत आप आईडीबीआई के बारे में पढ़ सकते हो, अपने लिए प्रिपेयर कर सकते हो। बाकी कुछ तो सेम रहने वाला है। मार्क्स यहाँ पे 100 मार्क्स दिया हुआ है ऑलरेडी, जिसमें से एक नॉर्मल मार्क्स तो सबको मिल ही जाता है। तो ऑब्वियसली आप कोशिश यही करेंगे कि जो रिटन एग्ज़ाम है उसमें आप कोशिश करेंगे जो आपका एक्चुअल एग्ज़ाम है उसमें आप ज़्यादा मार्क्स लाओ, ताकि आपको इसके लिए ईजी पड़े। तो अभी मैं आपको बताता हूँ फॉर्म फिलिंग करना है या नहीं। देखिए, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको फॉर्म भरना ही भरना है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। क्योंकि एक एग्ज़ाम देने से, क्लियर करने से आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, प्रिपरेशन अच्छी रहेगी, स्ट्रांग रहेगी, एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम में बैठने का एक्सपीरियंस भी आपको मिलेगा। तो फॉर्म फिलिंग में तो कोई डाउट नहीं है, फॉर्म तो आपको भरना ही है। ज्वाइनिंग करना है या नहीं आपको मैं बताता हूँ। देखिए, ज्वाइनिंग करना बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है, ये किस पर डिपेंड करेगी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अगर ये आपका फर्स्ट या सेकंड अटैम्प्ट है और आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है तो मैं आपको सजेस्ट करूँ आपको बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं करना है। वो आपको क्यों नहीं करना है मैं अभी बताता हूँ। लेकिन अगर आप अभी ऐसे एज पे हो कि आपका ये लास्ट या सेकंड लास्ट अटैम्प्ट है, इंक्लूडिंग द रिलैक्सेशन ऑल्सो, कि अभी आपने काफ़ी एग्ज़ाम्स दे लिए हैं और आप कहीं कहीं थोड़े थोड़े मार्क्स से रह जा रहे हो, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इसका फ्यूचर भी अच्छा ही है, क्योंकि आप स्केल 1 ऑफिसर बनोगे ही इसके बाद, प्रमोशन के बाद वो उसका चांस बहुत ज़्यादा है कि आप प्रमोट हो ही जाओगे। तो अगर आपके लास्ट स्टेज में हो, आप लास्ट सेकंड या सेकंड अटैम्प्ट है, तो आप ज्वाइन कर लो। बट जो अभी 2-3 बार एग्ज़ाम्स दिया है जिन्होंने, वो डाउट में है कि ज्वाइन करें या नहीं करें, कुछ एग्ज़ाम्स में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, इसमें आप डीवी करा सकते हो। और उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि आपको पोस्टिंग कहाँ मिल रही है। पोस्टिंग भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, घर के पास है या दूर है। मैं यूपी से हूँ, मेरे को पोस्टिंग गुजरात मिली थी, तो ऑब्वियसली ज्वाइन करना उतना अच्छा ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। तो ये सब चीज़ें आप सोच समझ के ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन अर्ली स्टेजेस के लिए मैं रिकमेंड करूँगा ज्वाइनिंग मत करिए। आपकी पूरी पूरी पढ़ाई हैम्पर हो जाएगी, जो भी प्रिपरेशन है उसमें आप थोड़े तो पीछे हो ही जाओगे। अब कंपैरिजन के बारे में बताऊंगा तो अभी जितना मैंने आपको बताया उससे आपको एक आइडिया लग ही गया होगा कि पब्लिक सेक्टर बैंक से कंपैरिजन करने में क्या अलग अलग चीज़ें हैं। सबसे पहले तो सैलरी है, सैलरी भी कम है, टाइमिंग भी ज़्यादा है और कंपैरेटिवली प्रेशर भी थोड़ा ज़्यादा ही है। कंपैरिजन करने का कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक्स एज़ कम्पेयर टू दिस थोड़े से बेटर होंगे ही आपके जॉब एक्सपीरियंस में और आपकी सैलरी एक्सेट्रा में। तो मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था कि यूपी से मैं गुजरात गया था ज्वाइनिंग के लिए, वहाँ पे सूरत में मेरे को पोस्टिंग मिली थी। जो मेरी ब्रांच टाइमिंग थी उसके बारे में आपको मैंने बता ही दिया कि वो बहुत ज़्यादा थी। उसके अलावा मैंने ज्वाइन किया हुआ था सितंबर में, एग्ज़ाम जुलाई में हुआ, सितंबर में मैंने ज्वाइन किया और उसी टाइम सारे के सारे एग्ज़ाम्स थे। तो उतनी दूर से बार बार मुझे यूपी आके एग्ज़ाम भी देना पड़ता था। और प्रिपरेशन की बात कहूँ तो आपको प्रिपरेशन का मुझे कोई टाइम नहीं था। 8:30-9 बजे मैं घर पहुँचता था एवरेज डे पे, और मेरे पास आधे 1 घंटे या 2 घंटे पूरे टाइम में बचता था, या तो सुबह या तो फिर रात को तो टाइम बचता ही नहीं था। उतने टाइम में मैंने सिर्फ और सिर्फ जीए प्रिपेयर किया था
और बहुत मुश्किल से 1 या 2 मॉक टेस्ट मैं दे पाया था और फिर मैंने एग्ज़ाम दिया था। तो मैं थोड़ा लकी भी था कि मेरा IBPS PO में सिलेक्शन हो गया। बट मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ कि इस जॉइनिंग करने से आपकी पढ़ाई हैम्पर होगी, क्योंकि अदर बैंक्स में आप कहीं ना कहीं मैनेज कर सकते हो, या फिर वो आप पे एक साइकोलॉजिकल प्रेशर नहीं होता है, क्योंकि आप यहाँ पे परमानेंट भी नहीं हो, ये एक कॉन्ट्रैक्ट जॉब है। तो वो सारी चीज़ें आपके माइंड में नहीं होती हैं जब आप पब्लिक सेक्टर बैंक में होते हो। इसलिए मेरा एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं था, बट मैंने काफ़ी कुछ सीखा। उस एक्सपोजर की वजह से अभी मुझे काफ़ी अच्छे से मैनेज करने में चीज़ें आसानी होती हैं। बट ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करूं तो मेरा जो प्रिपरेशन था वो ज़रूर ख़राब हुआ था। एक और चीज़, ये कॉन्ट्रैक्ट और बॉन्ड के बारे में, तो मैं ये बता दूं कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब ही है। 1 साल के बाद ये रिन्यू होता है दूसरे साल के लिए, और उसके बाद आपका एग्ज़ाम होता है प्रमोशनल, फिर आप जो स्टाफ बनते हो परमानेंट IDBI के। तो अभी इस वीडियो में मुझे लगता है कि मैंने बहुत कुछ आपको बता दिया है। फिर भी आपको अगर कोई दिक्कत है तो आप मेल कर सकते हो या फिर कमेंट कर दीजिए। मैं आपको IDBI एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड और भी जो भी चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा मैंने 2 वीडियोस डाले हुए हैं, एक IDBI एग्जीक्यूटिव सैलरी का और एक जो मेरा एक्सपीरियंस था उसके बारे में वीडियो डाला हुआ है। और फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स।